Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. Friends, आज की क्लास DSSB, KVS, NVS, PGT हिस्ट्री, RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के साथ साथ TGT SST के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण यानी रेनेसा। पुनर्जागरण के टॉपिक में अब तक हम पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के कारण पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति और प्रभाव। इसके अंतर्गत हम साहित्य पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा इटली का साहित्य, फ्रांस का साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। इन तीन साहित्य को हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कला के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे चित्रकला। चित्रकला में किस तरीके के परिवर्तन आए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि पहले जो चित्र थे वो धर्म पर आधारित थे, चर्च पर आधारित थे सभी चित्र, लेकिन अब इन चित्रों में मानववाद की झलक देखने को मिल रही है। यानी कि चित्र जो है मनुष्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वास्तविकता के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस वजह से जो इस समय पर चित्र बनाए गए उन्हें पुनर्जागरण की श्रेणी में रखा गया है। जब भी हम पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जोटो का। ये जोटो नाम कई बार जिएटो भी लिखा मिलता है, क्योंकि इंग्लिश में इस तरीके से लिखा हुआ है तो जिएटो भी मिलता है, पर एनसीईआरटी में जोटो लिखा है। और अगर हम इसका इटालियन प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये गिएटो मिलेगा, यानी कि ज की जगह पर ग आ जाएगा, गिएटो। तो किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो हम उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। इन्होंने रूप चित्र बनाए हैं और एक मक्खी का चित्र बनाया है। इसके अलावा जो इनके चित्र हैं वो चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस का चित्र है और निर्दोषों की हत्या, इस पर एक चित्र बनाया हुआ है। इन चित्रों के आधार पर हमें पता लगता है कि इन्होंने प्रकृति को सेंटर में रख करके चित्र बनाए हैं, ना कि धर्म को सेंटर में रख करके। एक ये चित्र मिलता है हमें असीसी, ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है और इनकी कुछ उपाधियां दी गई हैं चित्रकला का जन्मदाता, क्योंकि इन्होंने ही जब पुनर्जागरण काल में चित्रकला की शुरुआत की तो मानव और प्रकृति को अपने चित्रों में सेंटर में रखा है, इसलिए इन्हें चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा चित्रकला में प्रकृतिवाद का आविष्कारकर्ता भी इन्हें कहा जाता है। कारण वही है क्योंकि इन्होंने ही धर्म से हटकर के चित्र बनाने शुरू किए और उनमें मानव को और प्रकृति को इंक्लूड किया। इनके एक गुरु हैं, गुरु का नाम है सिमेबू। एक कहा जाता है जब इन्होंने ये मक्खी का चित्र बनाया तो इनके गुरु सिमेबू उसे सच की मक्खी समझ करके उड़ाने लग गए। तो इन्होंने इस मक्खी का इतना यथार्थ चित्रण किया था कि कहीं ना कहीं यथार्थवादी जो चित्रण है उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अगले चित्रकार हैं मेस्ट्रियो। इनका टाइम पीरियड है 1401 से 28 तक। ये केवल 27 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे और इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो है द एक्सपल्जन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन और सेकंड है द ट्रिब्यूट मनी। इन्होंने चित्रकला में एक स्पर्शी गुण की शुरुआत की थी, इसलिए वो काफ़ी यथार्थवादी नज़र आते थे, काफ़ी रियल नज़र आते थे, इसलिए इन्हें प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहते हैं। अगले चित्रकार है फ्रांजेलिको। फ्रांजेलिको ने सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री के 40 कक्षों की दीवार पर बाइबल के चित्र बनाए हैं। अब बात आती है बाइबल के चित्र बनाने से हुआ क्या। बाइबल के इन चित्रों को बनाने से लोग अवेयर होने लगे कि बाइबल में एक्चुअली लिखा क्या है। हमने सामंतवादी काल जब पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा था कि जो पादरी है वो अपनी मर्जी से बता रहा है कि बाइबल में क्या लिखा है, जिसके कारण उस समय पर खूब भ्रष्टाचार फैल रहा है। पर जब फ्रांजेलिको ने जो मोनेस्ट्री है, जब हमने सामंतवादी काल पढ़ा था तब हमने पढ़ा ही था कि मोनेस्ट्री जब कुछ समय बीत गया था तो एक अध्ययन केंद्र के रूप में
विकसित हो गई थी। मतलब वहाँ पर सिर्फ भिक्षु और जो मॉन्क और नन है वही पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वही अध्ययन नहीं कर रहे थे, और बाकी लोग भी कर रहे थे। जो मोनेस्ट्रीज एक अध्ययन का केंद्र था, वहाँ पर जब फ्रांजेलिको ने बाइबल के चित्र अंकित कर दिए तो वहाँ पर जो आने वाले लोग थे वो समझने लगे कि बाइबल में एक्चुअली क्या लिखा है। तो उन्हें जो अपना पुराना धर्म था, जो बाइबल में एक्चुअली लिखा था, वो समझ में आने लगा और लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। नेक्स्ट जो चित्रकार हैं वो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ये नाम हमें एनसीईआरटी में मिल रहा है। इसके अलावा कुछ बुक्स में लियोनार्डो दा विंची भी लिखा होता है और कई बार लियोनार्डो दा विंची भी लिखा होता है। यहाँ पर च की जगह श आ जाता है। तो जैसे भी पेपर में आए हम वैसे ही उसको सही मान लेंगे और अपने ऑप्शन को राइट करेंगे। तो ये चित्रकार हैं और चित्रकला के क्षेत्र में लियोनार्डो दा विंची एक बड़ा नाम है। ये वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, संगीतकार भी थे, दार्शनिक भी थे और चित्रकार तो थे ही। इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है चित्रकार के रूप में है। कारण है जो एक प्रसिद्ध इनकी रचना है या इनका एक प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा। इसके कारण ये बहुत फेमस हैं क्योंकि अब तक उससे ज़्यादा सुंदर चित्र अभी तक नहीं बना पाए हैं। इस वजह से लियोनार्डो दा विंची के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे शाम के समय शमशान जाते थे और शमशान जाकर के वहाँ पर जो शव उन्हें मिलते थे उनकी चीर फाड़ करते थे, उसकी नसों का, उसके शरीर का, हाव भाव का, सबका अध्ययन करके फिर चित्र बनाते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ अलग, कुछ भिन्न चेहरों की तलाश में वो अक्सर भटकते रहते थे। और इनका एक कथन है, बुद्धिमता अनुभव की पुत्री है, ये इनका कथन है। और इनकी उपाधि है विज्ञान के युग का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। आधुनिक व्यक्ति के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर एक स्पेसिफिक है, विज्ञान के युग का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा गया है लियोनार्डो दा विंची को। अब इनके चित्रों के बारे में जान लेते हैं। एक है लास्ट सपर, एक है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, एक है वर्जिन एंड सेंट आने और एक है मोनालिसा। और एक इनका ग्रंथ भी है, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। हम लियोनार्डो दा विंची की सबसे पहले लास्ट सपर की हम बात करते हैं। ये जो चित्र है ये बना है मिलान शहर में, इटली के मिलान शहर में। और एक चर्च है सांता मारिया, देल ग्रेजी। ये मिलान शहर की सांता मारिया देल ग्रेजी चर्च की दीवारों पर बना हुआ है लास्ट सपर। इस चित्र में ईसा मसीह अपने 12 अनुयायियों के साथ भोजन कर रहे हैं। ईसा मसीह का चेहरा एकदम शांत है, लेकिन एक अनुयायी है उनका जिसका नाम है जूडस उन्हें धोखा देने वाला है और ये उसके चेहरे से नजर आ रहा है। यही चित्र है लास्ट सपर और इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम भोज। ये अंतिम भोज ये एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट है वर्जिन ऑफ द रॉक्स यानी पहाड़ी सुंदरी। ये जो चित्र है इसमें वर्जिन शब्द माँ मैरी के लिए प्रयोग हुआ है। इस चित्र में कुछ बच्चे हैं और ईसा मसीह है और माँ मैरी है, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके का ये चित्र है। और इसमें एक एक चट्टान का और जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है वर्जिन ऑफ द रॉक्स में। अगला चित्र है वर्जिन एंड सेंट आने। इसमें भी माँ मैरी, क्योंकि वर्जिन शब्द यहाँ पर माँ मैरी के लिए प्रयोग हुआ है और इस चित्र में भी माँ मैरी और ईसा मसीह दोनों हैं। और ये चित्र पेरिस के लूब्रे संग्रहालय में है, पेरिस के लूब्रे संग्रहालय में।
ये चित्र हो गया पेरिस के लूव्रे संग्रहालय में। ये मिलान शहर है इटली में, उसकी सेंटा मारिया देल ग्रेजी चर्च है उसमें है। और ये वाला है लंदन की नेशनल गैलरी में, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ये नेशनल गैलरी है लंदन की। तो ये नेशनल गैलरी में है जो कि लंदन में है। वर्जिन एंड सेंट आने ये पेरिस के लूव्रे संग्रहालय में है। और लास्ट है मोनालिसा, ये चित्र भी पेरिस के लूव्रे संग्रहालय में है। और मोनालिसा का अर्थ होता है कौतुकमयी महिला, और इनका नाम भी लिसा था। तो कौतुकमयी महिला है, मतलब इनकी जो उसमें स्माइल है या उनका एक परिधान है, उनके हाव भाव हैं, वो एक आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, कुछ भिन्न हैं। और अब तक इससे सुंदर जो चित्र है वो नहीं बन पाया है। और मोनालिसा को ला जोकोंडा भी कहा जाता है। इसमें ला का अर्थ होता है पत्नी, इसलिए इसका पूरे का अर्थ है जोकोंडा की पत्नी। ये नेपल्स के निवासी थे, इनकी पत्नी है ये, उसका एक चित्र है जिसको नाम दिया गया है मोनालिसा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने चित्रकला का कुछ हिस्सा किया है, कुछ हिस्सा अभी बाकी है, वो और वास्तुकला का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा जोटो, मेसेशियो, फ्रांजिलिको और लियोनार्डो दा विंची, इनके बारे में पढ़ा। अभी हम आगे पढ़ेंगे राफेल के बारे में, माइकल एंजेलो के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वेनिस शैली, चित्रकला की जो वेनिस शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम अपने टॉपिक को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।